मान्य है, घूंघट करना है इत्यादि। अगर आप पुरुषों को भी देखें तो वहाँ पर भी बंधन है, शहरों की तुलना में अगर आप देखें। क्योंकि गाँव में आप कैसे रह रहे हैं? संयुक्त परिवार में। शहरी क्षेत्रों में कैसे रहेंगे? आप जाकर अकेले एकल परिवार में, तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं है उसके कारण। वो केवल पानी की उपलब्धता नहीं है, देखिए जब हम बात करते हैं शहरीकरण की, शहरों की, तो शहरों में आपने क्या कहा था कि सुविधाएँ हैं, बेहतर सुविधाएँ हैं। किस प्रकार की सुविधाएँ? आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है ना? निकास की जो प्रणाली है वो बेहतर है, पानी है, उसकी बेहतर उपलब्धता है। हम आएँगे आगे कि कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर शहरीकरण भी भारत में देखते हैं, तो आपके कुछ 9-10 शहर ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक भीड़ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ गए, जहाँ पे जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक हो गया है। वहाँ पर प्रॉब्लम है। पर एक आम शहर की यदि आप बात करें, अगर किसी छोटे शहर की, अपने राज्य की आप बात करें, तो क्या वहाँ पर आपको पानी की प्रॉब्लम दिखती है? ग्रामीण क्षेत्र में पानी कैसे आता है? क्योंकि उसपे भी डिपेंड करता है ना आप कहाँ से आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि आप काफ़ी जो विकसित ग्रामीण क्षेत्र हैं, उससे आ रहे हों। पर अभी भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए कुआँ है, कोई सबके घर में पानी की सप्लाई नहीं है। पानी वहाँ से आपको लेकर आना है। पानी आपको वहाँ से लेकर आना है। ठीक है। भौगोलिक प्रक्रिया हमने कहा कि आप जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व जो बदल रहा है उसके रूप में देख लें। फिर हमने कहा कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आपको अगर नया विकास करना है, उसके लिए जो भी आपकी अ, आरोग्य भूमि है, क्योंकि क्या होता है आपके एग्रीकल्चरल लैंड को ही आप कन्वर्ट करते हैं किसी और में, तो वो भी एक भौगोलिक प्रक्रिया है। प्रवासन एक भौगोलिक प्रक्रिया है ना? तो ये सारी भौगोलिक प्रकार की प्रक्रिया है। हाँ जी, आपके गाँव में सभी संसाधन उपलब्ध होंगे, तो हर प्रकार के अलग-अलग प्रकार के गाँव हैं। आप छत्तीसगढ़ में जाएँ, कल ही मैं कोई छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें आप देखते कि 30-40 किलोमीटर के रेडियस में आपका बैंक ही एक है। लोगों के पास कोई भी संसाधन नहीं है, है ना? कुछ भी काम करने में कोई व्यक्ति थे वो कह रहे थे कि 5-6 महीने लग गए बैंक में केवाईसी करवाने में। अब वही आप सोच कर देखें कि बहुत अलग भारत में विविधता बहुत है, तो आपको वो सोचते हुए दिमाग में रखना है। एनवायरनमेंट पर्यावरण को हम ऐड नहीं करेंगे। पर्यावरण को पर्यावरण को लेकर अपनी ओर नहीं खींचता। दिल्ली का पानी प्रदूषित है या नहीं, वो प्रश्न बीच में कहाँ से आया? उसमें भी क्षेत्र पर डिपेंड करता है। आप ल्यूटेन्स दिल्ली में जाकर वहाँ पर रहें जहाँ पर एमपीज़ को घर मिला है, बड़े अधिकारियों को घर मिला है। यहाँ पर जो आपके मान लीजिए आप सफदरजंग डेवलपमेंट एन्क्लेव में जाएँ, है ना? वहाँ पर जाकर देखें, वहाँ पर सब है, सब कुछ साफ-सुथरा है, ज़बरदस्त है। फिर आप दिल्ली के किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर देखिए, तो प्रश्न मेरे ख्याल से आपका ठीक नहीं है। ये तो आपको समझना होगा कि वो क्षेत्र आपको विविधता बहुत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग वहीं पर अटका देते हैं डिस्कशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कारक हैं जिनके कारण शहरीकरण हो रहा है। अब अगेन शहरीकरण के कारकों पर भी प्रश्न आने की संभावना कम है। भारत में यदि शहरीकरण की पृष्ठभूमि देखें, तो आपने पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, पर फिर वो लुप्त हो गई। उसके बाद आप धीरे-धीरे देखते हैं कि व्यक्ति जब हम प्रवासन की बात कर रहे थे, जो पहले के समय में, प्राचीन समय में प्रवासन हुआ, वो किसके आधार पर हुआ? कि कृषि योग्य भूमि है कि नहीं? कृषि क्या आप आराम से कर सकते हैं कि नहीं? तो कृषि यदि आपको करना है, तो कहाँ जाएँगे? आप मैदानी क्षेत्रों में और जो आपका इंडो गैंगेटिक फर्टाइल प्लेन्स हैं या फिर जो गंगा घाटी के जो मैदान हैं, जिनको हम कहते हैं, वो उनसे उपजाऊ कुछ नहीं है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाकर बसेंगे। जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर जाकर बसेंगे, उतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो धीरे-धीरे आप देखते हैं कि जो आपका गंगा घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पर आपका विकास होने की शुरुआत होती है। धीरे-धीरे उसी क्षेत्र में आपको बड़े-बड़े जो शहर हैं, वो आते हुए दिखते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपके अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए और दूसरा ध्यान रखेंगे कि धीरे-धीरे जो आपके जितने भी साम्राज्य हैं, बड़े-बड़े राज्य हैं, उनकी कुछ ना कुछ राजधानी थी, धीरे-धीरे उनका भी विकास होने लगा।
फिर आप देखते हैं कि जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले जो उनने एक व्यवस्था बनाई, जो आपके शहरी नियोजन की, वो आप देखते हैं मद्रास में सबसे पहले, कि मद्रास में आपका नगर निगम स्थापित किया गया। तो धीरे-धीरे ये आपकी पृष्ठभूमि है, इसमें आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आप देख चुके हैं, इससे प्रश्न नहीं आएगा। केवल बताने के लिए कि विभिन्न अलग-अलग कारकों से आपकी अलग-अलग क्षेत्रों का विकास हुआ, है ना? कि कोई राजधानी बन गई तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर विकास बेहतर होगा, ज़्यादा होगा किसी दूसरे क्षेत्र की तुलना में, जो आज भी होता है। आज भी जिस क्षेत्र का आपका जो चीफ मिनिस्टर है, जिस क्षेत्र के चीफ मिनिस्टर हैं, आम तौर पर उस क्षेत्र का तो विकास आपको बेहतर मिलेगा, बाकी क्षेत्रों की तुलना में। क्योंकि सबको लगता है कि अपने जो क्षेत्र है उसके लिए वो कुछ ना कुछ करें। हाँ जी, तो प्राचीन समय में आप जितना भी देखेंगे, तो आपको रिवर्स के आस-पास, नदियों के आस-पास, जो जहाँ पर सिंचाई के लिए आपके पास पर्याप्त साधन है, जो आपकी मृदा है, वो उपजाऊ है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो वहीं पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी बसावट। उसके बाद ये आपका कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों का कुछ नहीं करना, केवल आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे कैसे आपका धीरे-धीरे जो अर्बन पॉपुलेशन है या जो शहरी जनसंख्या है वैश्विक स्तर पर वो बढ़ गई, कि एक समय था कि वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। फिर जैसे ही आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ने लगती है। और आपके बीच के फेज़ में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको ग्रामीण जो आपकी जनसंख्या है वो भी बढ़ रही है। तो वो किस लिए है कि आपकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, साथ ही साथ जो आपकी डेथ रेट है, यानी जो मृत्यु दर है, वो कम होने लगे। क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण है कि धीरे-धीरे जैसे ही आपकी तकनीकी रूप से हमारे तकनीकी रूप से हम लोग ठीक होने लगे, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएँ आने लगी, तो एकदम से आपका जो मृत्यु दर है, वो कम हो गया। मृत्यु दर कम हो गया, तो एक फेज़ बोलते हैं बीच में, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट का। जनसंख्या विस्फोट कब होगा? जनसंख्या विस्फोट तब होगा, आप सिंपल सा सोचकर देखें, कि जब आपका जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो कम हो जाए और जो आपका बर्थ रेट है, वो अत्यधिक बढ़ जाए। तब क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं, पर उतने लोगों की मृत्यु नहीं हो रही। तो उससे क्या हो जाएगा? जनसंख्या विस्फोट। तो जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, उस समय पर आप देखें, औद्योगिक क्रांति के समय पर, जो आपका औद्योगिक काल है, उस समय पर यदि आप देखते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके डेथ रेट तो कम हो गए। डेथ रेट किस लिए कम हो गए? मृत्यु दर, क्योंकि अब आपके पास बेहतर स्वास्थ्य के विकल्प उपलब्ध हैं, नई-नई दवाइयों का आविष्कार हो रहा है। तो अब उस पहले के प्रकार से महामारी वैसी नहीं होने को होती है। तो आसानी से आप देख सकते हैं कि डेथ रेट आपका कम हो जाएगा, मृत्यु दर कम हो जाएगा। पर बर्थ रेट किस लिए बढ़ रहा है? कि एक तो जैसे-जैसे ज़्यादा संसाधन होंगे, क्योंकि ये जो आपका सोशल चेंज है, सामाजिक परिवर्तन है, वो धीरे-धीरे आता है। कि ठीक है, आप कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है ना, औद्योगिक समाज जैसे बन रहा है, लेकिन वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है और एकदम से सामाजिक परिवर्तन नहीं आता। तो भारत में भी यदि आप देखेंगे, तो जो इंडस्ट्रियल फेज़ है भारत का, उस समय पर आपका जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत अधिक आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन नहीं आया। जैसे-जैसे आपके पास बेहतर संसाधन होंगे, तो ज़्यादा बच्चों को जन्म देने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो शुरू का समय है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, औद्योगिक क्रांति का, और औद्योगिक फेज़ हर क्षेत्र का, हर देश का अलग-अलग है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आपको लेबर करना है, काम करना है, मज़दूरी करनी है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे परिवार में उतना बेहतर है। वहाँ पर भी वो कृषि वाला जो लॉजिक है वही लग रहा है। तो वो जो फेज़ है वहाँ पर आपको जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। जनसंख्या से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर यही है कि कैसे धीरे-धीरे आपकी जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो आपकी अ, शहरी जनसंख्या है, वैश्विक स्तर पर कैसे धीरे-धीरे समय के साथ जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है, उसको सरपास कर गई। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो बढ़ती रही ग्रामीण जनसंख्या, फिर एक समय पर आके वो कहीं न कहीं प्लेटू होना जिसे बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से होगी कि बहुत ज़्यादा अधिक नहीं बढ़ रही। पर शहरी जनसंख्या को आप देखेंगे, तो जैसे ही आपका ये फ़ेज़ आ रहा है, ये समय आ रहा है कि पहले से ही बढ़ रही है और एकदम से आपको स्टीप राइज़ देखने को मिलता है। और अब आप देखिए वैश्विक स्तर पर तो आपकी शहरी जनसंख्या ज़्यादा है और जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है वो कम है। यहीं यदि आप भारत में देखेंगे, यहीं यदि आप भारत में देखेंगे, तो भारत में आप पाएँगे कि अभी भी हमारी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है और शहरी जनसंख्या कम है।
क्योंकि जो आखिरी आंकड़े हमारे पास कौन से हैं 2011 जनगणना के। तो आप देखिए अगर 1901 से आते हैं धीरे-धीरे आपकी ये बढ़ती चली जा रही है शहरी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, पर फिर भी अभी भी आप देखेंगे कि हमारी ग्रामीण जनसंख्या अभी भी अधिक है शहरी जनसंख्या की तुलना में। और जबकि आप वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो आपकी शहरी जनसंख्या है, ये शहरी जनसंख्या है। हाँ, अच्छा शहरीकरण की दर है, ठीक है। तो ये जो शहरीकरण का दर यदि आप वैश्विक स्तर पर देखते हैं, तो वो अधिक है भारत की तुलना में। हाँ जी, जब स्वास्थ्य पर आएँगे ना, स्वास्थ्य में चर्चा करेंगे ललिता इसकी कि अब धीरे-धीरे जो महामारियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उसमें हम स्वास्थ्य पर जब आएँगे तब उसको पढ़ेंगे। हाँ जी, शहर के अंतर्गत अभी आपको भेदभाव दिखता है, बिल्कुल ठीक है। नेहा बता रही हैं कि अगर हम शहर को भी देखें, तो शहरों के अंतर्गत भी आपको बहुत सारा भेदभाव दिखेगा। कि जैसा मैंने उदाहरण दिया कि कुछ शहरी क्षेत्र हैं जिनमें एक ही शहर के अंतर्गत आप अलग-अलग एरियाज़ में जाएँगे, तो सभी का विकास का दर, वहाँ पे कैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सभी का स्तर अलग-अलग होगा। तो जहाँ पर आमतौर पर आपके ऑफ़िसर्स रह रहे हैं, जजेस रह रहे हैं, पॉलिटिशियंस रह रहे हैं, उन क्षेत्रों का बेहतर विकास होगा, जहाँ पर आपके बिज़नेसमैन रह रहे हैं। वहाँ पर आप बिजली घट कर देखें, वहाँ पर नहीं कटती बिजली, है ना? और वही आप शहरों में दूसरे क्षेत्र देखेंगे, जो अनऑर्गनाइज़ है, जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनी है जैसे, वो भी शहरों के अंतर्गत है। तो अनऑथराइज़्ड कॉलोनी है, वहाँ पर कोई हिसाब-किताब ही नहीं है किसी चीज़ का। तो शहरों में भी भेदभाव मिलता है और उसको हम कह सकते हैं कि वो समता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शहरों के अंतर्गत। और आपको बस एक केवल आइडिया मैं आगे दे दूँगा, एक आधे और उदाहरण लेकर कि कैसे समता से जुड़ा हुआ मुद्दा आपको शहरों में दिखता है। 54.5% क्या है? शहरीकरण की दर है, रेट ऑफ अर्बनाइज़ेशन। आएँगे अभी प्रॉब्लम्स पर, झोपड़पट्टी इत्यादि की प्रॉब्लम पर आएँगे। पता नहीं झोपड़पट्टी को लेकर और शहरों से जुड़ी हुई समस्या को लेकर आप लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? चलिए, ठीक है। अ, ये आंकड़े जो है आपको याद नहीं रखने, केवल एक बेसिक आइडिया आपको ध्यान रहे कि भारत में यदि हम अर्बनाइज़ेशन को देखते हैं, शहरीकरण को देखते हैं, तो आप पाएँगे कि अभी भी हमारी जो ज़्यादातर जनसंख्या है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। पर ध्यान रखें कि बहुत परिवर्तन आ गए हैं पिछले 10-12 वर्ष में। तो अगली जो आपकी जनगणना होगी, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, ग्रामीण जनसंख्या से अभी भी ज़्यादा नहीं होगी शहरी जनसंख्या, पर फिर भी वो करीब-करीब 40% से तो ज़्यादा हो जाएगी। तो काफ़ी अधिक बढ़ गई है। पिछले 10, 12, 15 वर्षों में जो भारत की शहरी जनसंख्या है, वो काफ़ी अधिक बढ़ी है। ठीक है। अब आप देखें कि हमेशा भारत में आपको पता है कि भारत है तो आपकी अंतर ज़रूर होंगे। क्षेत्रीय जो डिफरेंसेस हैं, वो ज़रूर होंगे, क्षेत्रीय अंतर। तो आप देखते हैं कि जो आपकी साउथ की स्टेट्स हैं, वहाँ पर आपका शहरीकरण का स्तर ज़्यादा है, आपकी जो उत्तर की के जो राज्य हैं, उनकी तुलना में। एक तो हुई ये बात, क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि तो अर्बनाइज़ेशन को, शहरीकरण को देखते हैं, तो कुछ अलग है, कुछ भिन्न है। क्योंकि यदि एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको सभी को पता है, तो आप देखेंगे कि भारत में जो शहरीकरण है या भारत में यदि हम फ़ेजेज़ देखते हैं ना कि आप कृषि से, प्राथमिक से आप गए उद्योग की ओर, उद्योग से आप गए सेवा क्षेत्र की ओर। भारत में क्या कहते हैं कि जो उद्योग वाला फ़ेज़ है, वो हमने बायपास कर दिया और हम सीधा कृषि से आगे सेवा क्षेत्र की ओर। यही बात होती है ना भारत में। तो भारत में देखेंगे कि जो आपका शहरीकरण है, वो भी सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ हो रहा है। ज़्यादा शहरीकरण भारत में सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ हो रहा है, तो वो एक अलग हो जाएगा, ये आपको पता ही है। उसके अलावा आप देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ में फ़र्क है शहरीकरण के दर का। तो कुछ राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु जैसे जहाँ पर बहुत अधिक शहरीकरण है, जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या आपकी शहरों में रहती है। फिर आपके कुछ राज्य हैं, बिहार जैसे, फिर जो आपके हिमालयाज़ में आपके वो हो गए जो आपके राज्य हो गए, उनको आप देखेंगे कि वहाँ पर शहरीकरण कम है और उसका सीधा-सीधा आपको कारण भी दिखता है। नॉर्थ साउथ डिवाइड है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, पर यदि आप देखें, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं
या फिर जितने भी आपके ये हिली रीजन्स जिसको बोलते हैं ना, ये है पहाड़ी क्षेत्र जितने भी हैं, वहाँ पर आपको पता है कि शहरीकरण करना उतना आसान नहीं है। उनका विकास करना उतना आसान नहीं है। भौगोलिक रूप से काफ़ी जटिल है, भौगोलिक रूप से काफ़ी अलग है, इसलिए उतना आसान नहीं है। तो भारत में आपको ये डिफरेंसेस, ये अंतर देखने को मिलते हैं। ये आंकड़े भी याद नहीं करने, केवल आपको पता हो। दूसरा मैंने क्या किया है, दूसरा जो आपके शहरीकरण भारत में अलग-अलग है, उसके बारे में लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? हाँ जी, उसके बारे में आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाएँगे। ठीक है? उसके बारे में आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाएँगे। केवल आप यहाँ पर देख लें। अब हमने कहा कि जो उत्तरी भारत है, उसकी तुलना में जो आपका दक्षिण भारत है, उसमें शहरीकरण ज़्यादा है। क्या कोई मुझे उसका कारण बता सकता है कि क्यों साउथ में शहरीकरण ज़्यादा है? अच्छा, साहिल ने बताया है पहले से ही कि साउथ में यदि देखें, तो प्राचीन समय से शहरीकरण अधिक है, क्योंकि आपके पोर्ट्स रहे, है ना? तो जो आपके जितने भी ये क्षेत्र हैं, सीमा से जुड़े, वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश है आंकड़ों में, आप ध्यान से देखें। और उससे समस्या क्या है? क्योंकि हमें केवल हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि किस राज्य में क्या है? हमें समझ में आना चाहिए। देखिए, सब अलग-अलग दे रहे हैं, कोई एजुकेशन की बात कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, लेकिन आप एक सिंपल देखिए, अब आप एक सिंपल लॉजिक लगाएँ। मैंने अभी आपको क्या बताया, भारत में यदि हम शहरीकरण देखते हैं, तो शहरीकरण किसकी वजह से हो रहा है? सेवा क्षेत्र की वजह से ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है। अभी-अभी आपको बताया। सेवा क्षेत्र को क्या चाहिए? सेवा क्षेत्र को चाहिए कि आपके पास अ, ठीक-ठाक ह्यूमन रिसोर्सेज़ हों, पढ़े-लिखे लोग हों, शिक्षा का स्तर लोगों का बेहतर हो, जिसको वो एम्प्लॉय कर सके। उसके साथ-साथ सेवा क्षेत्र को क्या चाहिए? ठीक-ठाक अवसंरचना चाहिए और चाहिए निवेश। अब निवेश कहाँ पर आएगा? निवेश वहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपके ये 2 फैक्टर फुलफिल हो रहे हैं। अब आप देखें कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, 91 की यदि आप बात करें, ग्लोबलाइज़ेशन स्टार्ट हुआ, लिबरलाइज़ेशन स्टार्ट हुआ, तो उस समय पर देखते हैं जो आपके साउथ के या फिर दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप देखिए कि शिक्षित लोगों की आबादी ज़्यादा है, कौशल विकास आसानी से हो सकता है, साथ ही साथ वहाँ पर अवसंरचना बेहतर है, तो उनने सारा निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट किया। इस वजह से उनका शहरीकरण ज़्यादा हुआ और यहाँ पर हाँ जी, बिल्कुल ठीक, स्किल्ड लेबर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसलिए वहाँ पर आप देखते हैं कि सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण वहाँ पर आपका शहरीकरण ज़्यादा हुआ, बाकी क्षेत्रों की तुलना में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ये आपको दिखाने के लिए जो आप लोग बात कर रहे थे कि कुछ तो शहर आपके ऐसे हैं, आपके पास अलग-अलग बहुत प्रकार के शहर हैं, क्योंकि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक तो आपका दिल्ली जैसा शहर है, फिर आपका उदाहरण के लिए आप दें तो कोई छोटा शहर इंदौर जैसा शहर देख लें, जयपुर जैसा शहर देख लें। फिर आप देखते हैं कि आपके पास और छोटे शहर भी हैं, जैसे जिस शहर से मैं आता हूँ उसकी बात करें, भिवानी की बात करें, हरियाणा में एक शहर है, तो बहुत छोटा शहर है, इतनी जनसंख्या वहाँ पर नहीं, तो बहुत अलग-अलग प्रकार के शहर हैं। अब आप देखेंगे कि जो आपके मन में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो आपके मन में दिमाग में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर झोपड़पट्टी से जुड़ी हुई, कि साफ पेयजल नहीं है, प्रदूषण अत्यधिक है, तो वो ज़्यादातर जो समस्याएँ हैं, वो आपकी कहाँ पर आ रही हैं? वो ज़्यादातर समस्याएँ आपकी आ रही हैं इन बड़े शहरों में, जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है। जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी है ये प्रॉब्लम, ठीक है? पर्यावरण वहाँ पर भी प्रदूषित होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके उद्योग स्थापित हुए हैं। उद्योग जहाँ पर होंगे, जहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ पर प्रदूषण होना ही है। क्यों? क्योंकि संसाधन आपके बहुत जल्दी से खत्म भी हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपका प्रदूषण का स्तर ज़्यादा होगा। ठीक है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होंगी, वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से संसाधनों की कमी होगी। पर जो हम बात करते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती बन रही है, मुद्दे बन रहे हैं, वो कहाँ पर होगी? ये जो बड़े-बड़े शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलोर, इस प्रकार के जो शहर हैं, जहाँ पर अत्यधिक भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखेंगे कि जो शहर हैं, सबकी प्रॉब्लम अलग-अलग है और शहरों में भी हर समुदाय की, व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम्स अलग-अलग है। किसी के लिए सर पर छत होना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है।
किसी के लिए नौकरी होना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो सबकी प्रॉब्लम भी अलग अलग होगी। पर हमें क्या देखना है, हमें जनरली ये देखना है कि शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या क्या है। हाँ जी। ठीक। इसको आप देख लेंगे कि सेवा क्षेत्र और जो आपके शहर हैं खास तौर पर, वो किस प्रकार से आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका ज्यादा है। उसके बाद शहरीकरण का वितरित मॉडल आपको देखने को मिलता है। शहरीकरण का वितरित मॉडल क्या है कि कुछ शहर हैं जहां पर बहुत अधिक शहरीकरण हुआ है, फिर कुछ आपके अलग अलग शहर हैं, छोटे शहर भी हैं, फिर बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र भी है। तो वितरित मॉडल है, और शहरों के अंतर्गत भी यदि आप देखें तो वहां पर भी आप देखते हैं कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, जो विकास है वो असंतुलित है। तो कुछ क्षेत्रों का बहुत अधिक विकास और कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल भी विकास नहीं। और आइडिया क्या होना चाहिए, आइडिया क्या होना चाहिए, आइडिया ये होना चाहिए कि अगर जो विकास हो रहा है वो संतुलित हो, क्योंकि जो शहरों के चैलेंजेस हैं, शहरों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, वो इसी वजह से ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि शहरों में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। लोग वहां पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हमेशा अलग अलग फैक्टर प्रभावित करेंगे, अलग अलग कारक। तो हमने कहा था कि किसी के लिए उनका जीवन, उनका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए रोजगार इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि लोग ऐसे हैं जो दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं कि हम कोई छोटी नौकरी कर लेंगे या कृषि कर लेंगे, पर हम इस प्रदूषित वातावरण में नहीं रह सकते। पर फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम इस प्रदूषित वातावरण में रह लेंगे, बस हमें रोजगार चाहिए, है ना? तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी भी ज्यादातर लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों में भीड़ बढ़ रही है। और उसके हमने दो कारण कहे। एक कारण क्या था? एक कारण है जनसंख्या में वृद्धि, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि, जो किस वजह से होगी? प्रजनन दर के कारण। लेकिन प्रजनन दर को जब हम देखते हैं, तो एक होता है आपका रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है? उसको याद भी ना रखें तो भी काम चलेगा। एक रिप्लेसमेंट रेट होता है, मतलब क्या है कि देखिए आपके कुछ ना कुछ मृत्यु दर है किसी भी क्षेत्र में, तो लोगों की मृत्यु हो रही है, साथ ही साथ कुछ एक जन्म दर है। तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि जितने लोग आपके मर रहे हैं, इतने लोग होने चाहिए जो उस पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दें। क्यों? क्योंकि अगर वो रिप्लेस नहीं करेंगे उतनी पॉपुलेशन को, तो धीरे-धीरे आपके पास कार्यशील जनसंख्या नहीं बचेगी। तो रिप्लेसमेंट रेट वो होता है, और आप देखिए शहरों में, तो शहरों में प्रजनन दर अत्यधिक नहीं है, रिप्लेसमेंट रेट से तो काफ़ी कम है। तो जो आपका प्रजनन दर है, उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अधिक लोग संतानों की उत्पत्ति नहीं कर रहे। क्यों? आपको पता है कि शहरों में सिस्टम अलग है। आपको पता है कि एक बच्चा है, उसकी शिक्षा ठीक से नहीं करवा पा रहे, उसको स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पा रहे। दूसरा बच्चा पैदा कर लिया तो उसको कैसे आप संसाधन देंगे? क्योंकि पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो शहरों की चुनौतियाँ अलग है, और आप देखते हैं कि आम तौर पर अ, 1 या 2 बच्चे, उससे ज़्यादा आपको परिवारों में नहीं मिलेंगे। तो जो आपका प्रजनन दर है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो जाती है? हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है प्रवासन, कि लोग शहरों में आकर बस रहे हैं। प्रवासन, और साथ ही साथ अब शहरों में आकर तो लोग बस गए, उसकी वजह से जो शहरी नियोजन है, वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। और इन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कि इससे जुड़ी हुई और क्या-क्या प्रॉब्लम है, जिनको हम ठीक कर सकते हैं। वो मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दूँगा, पर आप ये समझें। अब हमें अगर सोच के देखिए कि हमारा संतुलित विकास हो पूरे राष्ट्र का, कि हर क्षेत्र ठीक-ठाक विकास हर क्षेत्र में हो रहा है, तो इतना अधिक प्रवासन ही नहीं होगा। जो आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का यदि विकास होने लगे, वहाँ पर आपके पास रोज़गार के विकल्प आ जाएँ, तो आप क्यों शहरों की तरफ जाएँगे? हर कोई चाहेगा कि मैं अपने क्षेत्र में रहूँ, वहीं पर रहकर काम करूँ, बशर्ते आपके पास रोज़गार के अवसर हैं, बशर्ते वहाँ पर भी आपकी जो सुविधाएँ हैं वो आ रही हैं। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिमाग में रखेंगे कि क्या भारत ग्रामीण से शहरी हो रहा है? अब इसके बारे में केवल इतनी सी सोचने की बात है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएँगे पेपर में। इसमें आपको ये सोचना है कि अगर हमें देखना हो कि क्या भारत ग्रामीण से शहरी हो रहा है, तो उसका क्या तरीका है देखने का? इसका तरीका ये है देखने का कि आपके जो आंकड़े हैं, वो क्या दर्शा रहे हैं? वो क्या दर्शा रहे हैं? क्योंकि आप केवल विशेषताओं के आधार पर नहीं देख सकते। विशेषताओं के आधार पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ज़्यादातर लोग अब आपके सेवा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। लेकिन आपके जो आंकड़े हैं, धीरे-धीरे वो आपको दिखाएँगे, जैसे हमने पीछे दिखाया कि धीरे-धीरे जो भारत है, उसमें शहरीकरण का दर बढ़ रहा है। इसका मतलब धीरे-धीरे भारत
ग्रामीण से शहरी हो रहा है और उसके कारक इत्यादि आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है। अब हम आते हैं सीधा शहरीकरण के प्रभाव पर। अब शहरीकरण के कुछ तो हमने प्रभाव देखे कि जो आपकी विभिन्न सामाजिक संस्थान हैं, उन पर प्रभाव पड़ेंगे, कुछ सकारात्मक है। पर हमें मेन क्या देखना है कि जो आपके पेपर ने कहा कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके नकारात्मक प्रभाव हैं, जो आपके नकारात्मक प्रभाव हैं, वो हमें देखने हैं। और ना केवल वो नकारात्मक प्रभाव देखने हैं, साथ ही साथ हमें उनके रक्षोपाय यानी हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्या सरकार कर सकती है, जिससे हम ये जो नकारात्मक प्रभाव है, उनको ठीक कर सकें। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है, ये हमारा जो आपका सिलेबस में दिया गया है और यही है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जो था, वो केवल एक पृष्ठभूमि थी, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। अब एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि जब हम प्रभावों को, इन नकारात्मक प्रभावों को देख रहे हैं, इन चुनौतियों को देख रहे हैं, तब साथ-साथ आप सॉल्यूशन भी सोच लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन आपके अलग-अलग सब्जेक्ट से आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे जो आपके सॉल्यूशन है वो अलग-अलग सब्जेक्ट से आ रहे हैं, वो आपको प्रभाव के साथ और ये जो चुनौतियाँ हैं उनके साथ पता चल जाएगी। तो साथ-साथ सॉल्यूशन के बारे में सोच लें, उसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको एक पूरा फ्रेमवर्क दे दूँगा, एक स्ट्रक्चर दे दूँगा यहाँ पर पीपीटी में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो चुनौतियाँ हैं। कि क्या किस प्रकार से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे इनको ठीक कर सकते हैं। अब शहरीकरण से सबसे पहले जुड़ी हुई समस्या जो दिमाग में आएगी, वो क्या आएगी? पर्यावरण की, क्योंकि हमेशा मतलब हर वर्ष 4 से 5 महीने तो यही रहता है कि इस शहर में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, इस शहर में इतना प्रदूषण बढ़ गया। अब जब प्रदूषण की बात करते हैं, आपको सभी प्रकार के प्रदूषण पता है, वो आपने एनवायरनमेंट में पढ़े हैं। आपको ये पता है कि प्रदूषण को ठीक कैसे करना है, वो भी आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा है। तो ये जो आपका पार्ट है, ये आपका सीधा-सीधा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसमें करेंगे क्या कि आप केवल लॉजिक लगाएँ कि जैसे-जैसे शहरों का विकास होगा, वैसे-वैसे जो आपकी कृषि के लिए भूमि थी, जो आपके जंगल थे, उनको आप काटते चले जाएँगे। शहरों का विकास होगा तो आप सड़कें बनाएँगे, तो आपको पेड़ इत्यादि काटने पड़ेंगे। मेट्रो बनानी है, परिवहन के लिए व्यवस्था करनी है ना, आपको कंपनियाँ, उद्योग स्थापित करने हैं, सेवा क्षेत्र के लिए ऑफ़िसेज़ बनाने हैं, तो धीरे-धीरे जो आपका ग्रीन कवर जिसको कहते हैं शहर का, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रदूषण बढ़ेगा। अब साथ ही साथ आप देखते हैं कि आपके शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोग चीज़ों का इस्तेमाल भी करेंगे। उपभोग भी करेंगे, उपभोग करेंगे तो उसके साथ-साथ आपका वेस्ट जनरेट होगा। वेस्ट जनरेट होगा तो उसको डिस्पोज़ करने की समस्या, कि उसका आप कैसे निकास करें, है ना? तो गंदे जल, मल, घरेलू कचरे इत्यादि के निकास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वो क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा? तो ये बताएँ कि ये जो पर्यावरण से जुड़ी समस्याएँ हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन है बहुत अधिक, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, जो सभी प्रकार की जो पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं, ये सब आपने पढ़ ली होगी। इसके आपके पास अलग-अलग आपको उदाहरण भी मिलते हैं, कैसे ये ठीक कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया करो। अब क्या है शहर में? शहर में बहुत अधिक गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत अधिक प्राइवेट व्हीकल्स हैं। अब जैसे दिल्ली में पीछे आंकड़े आए हुए थे, मैं नंबर भूल गया। अखबार में अभी जब पॉल्यूशन की वापस चर्चा में था कि इतने अधिक व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर हैं। अब इतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, तो वो तो पॉल्यूशन करेंगे ही। वो पॉल्यूशन करेंगे तो उसके क्या इलाज हो सकते हैं? उसके इलाज ये हो सकते हैं कि जो आपका फ्यूल है उसको चेंज करो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आओ। सरकार क्या करती है? अब आप देखें शहरों में तो जो आपकी बसेज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कर दी, इलेक्ट्रिक कर दी। उसमें अब कोई फ्यूल यूज़ नहीं होता, उससे पहले सीएनजी थी। तो जित धीरे-धीरे सरकार उसमें बदलाव लाती है। धीरे-धीरे आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना? जो आपका सामान्य के लिए सामान्य जन के लिए जो आपका परिवहन की व्यवस्था है, उसको बेहतर करती है, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से आ सकें। ठीक है, उसके अलावा आप बता रहे हैं कि ऑड इवन का रूल हो गया, इलेक्ट्रिक बसेज़ हो गईं। उसके बाद आप देखें कि अब जैसे दिल्ली जैसा शहर है, वहाँ पर आप साइकिल प्रमोट नहीं कर सकते। पर आप चंडीगढ़ जैसे शहर को देखिए कि शहरी नियोजन इतना बेहतर है कि जो आपके पूरे शहर में साइकिल वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए बराबर व्यवस्था है, ताकि लोग वो कर सकें। उसके साथ-साथ अलग-अलग तरीके जैसे आपकी मेट्रो बना दी, बसेस के लिए अलग से रास्ता बना दिया। जैसे जयपुर में है ना आपके बसेस के लिए अलग से रास्ता बना हुआ है, जिसको डेडिकेटेड बस कॉरिडोर बोलते हैं। शायद कुछ और बोलते हो वहाँ पर जयपुर में। वैसे डेडिकेटेड बस कॉरिडोर है कि ये आपकी सड़क है, उसमें बीच में रास्ता बना दिया कि
इस रास्ते में केवल आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं वो जाएँगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पूरा जाम है, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी, स्कूटर पे हैं, यहाँ पर पूरे जाम में फँसे हैं, पर जो बसेस हैं, वो आसानी से जा रही है अपने रास्ते से, तो वो बना देना। पर उसको लेकर प्रॉब्लम भी आती है। हाँ, बिल्कुल दिल्ली में भी एक समय पर प्रपोज़ किया था, पर वो नहीं चला। ठीक है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना ताकि लोग यूज़ करें। अब दिल्ली में मेट्रो आई है, तो उससे क्या हुआ है कि वो आपको पता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में 2 मिनट, 3 मिनट लगेंगे। तो फिक्स टाइम है। सड़कों पर नीचे पूरा ट्रैफिक भरा पड़ा है, तो लोग मेट्रो यूज़ करना प्रेफ़र करते हैं। सस्ता और बढ़िया यदि आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाएँगे तो उससे ठीक होगा। उसके बाद आप देखें कि जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो पानी में अपनी गंदगी छोड़ रही हैं, वेस्ट डाल रही हैं, तो उन पे स्ट्रिक्ट आपके वो लगाना। उसके बाद आप देखते हैं कि शहर में अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको शहर के बाहर बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे उसको बाहर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या कम होगी। तो बहुत सारे तरीकों से आपको पता है, आपने पर्यावरण पूरा पढ़ा होगा अच्छे से डिटेल में। नहीं भी पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है और बहुत सारी आपको चीज़ें वहाँ से देखने को मिलेंगी। अब दूसरी बात ये है कि ये जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियाँ हैं, इनके जो उपाय हैं, वो आम तौर पर आपके पेपर 3 में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आएँगे तो आप उत्तर लिखने में सक्षम रहेंगे। हाँ, ठीक है, जंगलों का विस्तार करना जैसे कार्बन सिंक बनाना, जो आपका वो जापानीज़ आइडिया है कि शहरों में आप छोटे मिनी फॉरेस्ट टाइप डेवलप करें, जो कार्बन सिंक का काम करें, प्रदूषण को कम करेंगे। अब आप देखते हैं कि जो रोड पे आपके डिवाइडर होते हैं, वहाँ पर अब पेड़ लगाने लगे हैं। गलियों में लोगों को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना ब वृक्ष रोपण करें, पेड़ लगाएँ ताकि ग्रीन रहे। लोग भी जागरूक हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग भी धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, उन सभी चीज़ों का समाधान करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मियावाकी फॉरेस्ट आपने पढ़ा होगा, हैं? आदित्य सर ने आपको पढ़ाया होगा उसके बारे में। तो ये जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियाँ हैं, जैसे अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट आप पढ़ते हैं, कि जो शहर हैं वहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं, भीड़ ज़्यादा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से शहरों का टेम्परेचर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। शहरों का टेम्परेचर बाकी आस-पास के क्षेत्रों से अधिक होता है, वो क्या है? अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो ये जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियाँ हैं, उनमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। उसके बाद आइए जो आपकी प्रबंधन से जुड़ी हुई या राजनीतिक चुनौतियाँ, राजनीतिक आयाम पर आएँ। अब सबसे पहले क्या है कि अगर आप शहरी उसको देखते हैं और ये भी मैं आपको फिर से बता दूँ, ये आपका गवर्नेंस यानी पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। ये वहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा। जैसे अगर आप शहरी सिस्टम व्यवस्था को देखें, तो वहाँ पर जवाबदेही की कमी, पारदर्शिता की कमी आपने देखा है कि सड़कें बनाई 2 हफ्ते में टूट गई। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। कैसे बनाई, क्या इस्तेमाल हुआ उसको लेकर पारदर्शिता नहीं है। कोई एक्टिविज़्म नहीं है उसको लेकर। अब बड़े शहरों में जो कि करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी वहाँ पर आपके सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो इस चीज़ में कार्यरत होते हैं, जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पर छोटे शहरों में कौन पूछ रहा है? सड़क बनाई 4 बार बना दी, कागज़ पे वो 3 बार बन चुकी है, आपके सामने वो 1 बार भी नहीं बनी है। ऐसा बहुत होता है। तो जवाबदेही, पारदर्शिता की कमी है, तो उसको ठीक कर दें। अब ये जो गवर्नेंस में आपने पढ़ा है ना कि आपका जो शासन है उसको स्वशासन कैसे बनाएँ, उसको गुड गवर्नेंस कैसे बनाएँ, तो उसके लिए आप पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वो सारे पॉइंट यहाँ पर आप सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए कि शहर को यदि आपको रखना है, देखिए हर शहर की अलग-अलग प्रॉब्लम है। कुछ शहरों में ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, निकास की प्रॉब्लम है, कुछ शहरों में कचरा प्रबंधन की प्रॉब्लम है, कुछ शहरों में प्रदूषण की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हर शहरों की अलग-अलग प्रॉब्लम है, उसका अलग-अलग स्तर है। तो वो सबसे बेहतर किसको पता होगा? जो वहाँ पर आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जो वहाँ की स्थानीय प्रशासन है, उससे बेहतर किसी को नहीं पता। तो स्थानीय प्रशासन को यदि अधिक स्वायत्तता दी जाए कि कैसे उनको प्लानिंग करनी है, तो वो बेहतर है। जैसे मैं बार-बार यही उदाहरण देता हूँ अपने शहर का कि जो आपका स्थानीय प्रशासन है, उनने सड़कें बनाई, बहुत वर्षों बाद सड़कें बनी और 6 महीने में उनको वापस तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज का काम नहीं हुआ था। तो जो आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, एक तो हो गया कि आपकी जो सेंटर केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है और जो आपकी स्थानीय सरकार है, उनके बीच में ठीक से बातचीत नहीं है। वो आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे कि क्या होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखें कि जो आपकी गवर्नमेंट है, उसके जो अलग-अलग विभाग हैं, उनके बीच में आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई सहभागिता नहीं है। तो सड़क बनाने वाले विभाग ने बना दी पहले सड़क,
कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के सड़क बनवा दी। उसके बाद उनको वापस तोड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो निकास की व्यवस्था है, उसको ठीक करना था। फिर टूट गई, फिर वो बहुत 1 वर्ष, 2 वर्ष तक टूटी पड़ी रही। फिर उसके बाद उनने वापस बनाई। तो आपस में उनमें सामंजस्य नहीं है। यहाँ पर कहीं पर पॉइंट लिखा भी होगा। उसके बाद हमने क्या कहा कि जो लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है, उसको अधिक स्वायत्ता दें। वित्त को लेकर भी, क्योंकि आप देखें कि आपके जो पैसा आ रहा है, उसको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उसको नहीं पता कि आपके क्षेत्र विशेष की समस्या क्या है। आपके क्षेत्र विशेष की समस्याएँ आपको ज़्यादा पता है। इसी के साथ-साथ इसमें आप पब्लिक पार्टिसिपेशन को जोड़ लेंगे, कि जो नागरिक है, नागरिक समाज है, उसकी ज़िम्मेदारी भी यहाँ पर जोड़ें। केवल और केवल प्रशासन की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में समस्या है, तो आपकी भी वो ज़िम्मेदारी है कि आप उसको उठाएँ, आगे बढ़ाएँ। अब आपको पता है, ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, ई-गवर्नेंस का ज़माना है। आप कोई भी अगर अपनी प्रॉब्लम, कोई भी अपनी समस्या रजिस्टर करते हैं, तो उसका निवारण उनको करना पड़ेगा। पर आप ही अपनी जो ज़िम्मेदारी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही यदि पूरी नहीं करेंगे, तो केवल प्रशासन को गाली देने से काम नहीं चलेगा। तो यदि हमें ठीक करनी है, तो हमें नागरिक समाज है, उसकी प्रतिभागिता भी चाहिए। जो हमने कल भी बात की थी कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव से हमें आपकी प्रतिभागी लोकतंत्र से हमें क्या बनाना है? सहभागी लोकतंत्र, ताकि लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप बताएँ कि हमारे इस क्षेत्र की ये प्रॉब्लम है, लिखें, भेजें, क्योंकि अब आपने अगर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर की है, तो उनको देना पड़ेगा। उनको उसका निवारण करना पड़ेगा, उनको उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो लोगों की सहभागिता भी ज़रूरी है। उसके बाद शहरी नियोजन से जुड़ा हुआ यदि आप देखें, तो आप बेहतर शहरों की तर्ज पे नियोजन करें, बेहतर प्लानिंग करें, ताकि आपकी ट्रैफिक की समस्या ठीक हो जाए, ताकि आपकी जो प्रदूषण की समस्या है वो ठीक हो जाए। जैसे कुछ शहर हैं जो बड़े शहर हैं, और उसमें भी कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि आपका कचरा प्रबंधन को लेकर वो बहुत बढ़िया प्रयास होते हैं, कि आपको कचरा, अगर आपने गीला कचरा, सूखा कचरा, काँच इत्यादि वो अलग-अलग नहीं करे, तो वो कचरा लेकर ही नहीं जाएँगे। आपके वहीं पर छोड़ जाएगी। जो म्युनिसिपैलिटी है, वो वहीं पर कचरा छोड़ जाएँगे। आप उसको अपने ही स्तर पर सेपरेट करें, फिर उनके जो गाड़ी आती है, उसमें अलग-अलग खाने बने हैं, उसमें डालें, ताकि उसका ठीक से वो प्रबंधन हो सके कचरे का। पर है तो यही व्यवस्था हर जगह, कचरा प्रबंधन की जो गाड़ी आती है, असल में आपकी आती हुई है ना, वो गाने के साथ, स्वच्छ भारत के गाने के साथ, उसमें असल में तो अलग-अलग करके आपको डालना होता है। पर आप आम तौर पर लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो भी मना नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखें कि ठीक है, आप पूरा कचरा एक साथ डाल दिया, वो ले जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो इधर-उधर पड़ता घूमेगा। शहर में आम तौर पर क्या होता है कि वो कचरा ज़्यादातर, कुछ कचरा ऐसा है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अंततः वो भेजना होगा कि कहीं पर जो आपके डंप बनते हैं ना, जो आपने देखे कचरे के पहाड़ बनते हैं, क्योंकि होते तो खुदाई से शुरू है कि उसको नीचे दबाना शुरू किया, पर कचरा बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते वो पहाड़ बन जाते हैं। तो अंततः जाएगा वो वहीं पर, लेकिन उससे पहले वो पूरे शहर का भ्रमण ज़रूर करेंगे। हाँ जी, सबके आप अपने-अपने क्षेत्रों के गाने लिख रहे हैं, तो सब अलग-अलग गाने के साथ वो जो आपकी गाड़ी आती है, उसमें भी असल में आप देखेंगे, तो उसमें भी आपको कचरा अलग-अलग करके डालना होता है। पर छोटे शहरों में ऐसा ही होता है। तो प्रबंधन की समस्या, उसके बाद आप यदि देखें, जो आपकी स्कीम्स पॉलिसी है, उसमें कार्यान्वयन की समस्या, और कार्यान्वयन की जो समस्याएँ हैं, किसी भी आपकी नीति से जुड़ी हुई, किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से जुड़ी हुई, उनको हम अलग से डिटेल में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो कार्यान्वयन की समस्या, अब जयपुर में वो डेडिकेटेड बस कॉरिडोर बना तो दिया, पर उसमें आपके जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, वो भी घुसे रहते हैं। दिल्ली में बनाने की कोशिश की थी। अब उससे बढ़िया मुझे लगता है मेट्रो, क्योंकि आपके जो रोड पर बनाए, उसमें आपको बढ़िया से उसको इम्प्लीमेंट करना है। एग्जीक्यूशन जो आपका कार्यान्वयन है, वो बहुत बेहतर होना चाहिए, पर सरकार के पास उतने संसाधन तो है नहीं। अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि ये जो ट्रैफिक वायलेशन के लिए आपके कैमरा लग गए, छोटे शहरों में भी अब वो कैमरे लगाने लगे हैं। तो अब इस प्रकार से या तो आप डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करें, है ना? क्योंकि अब आपको पता है कि उससे आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। जहाँ पर आपको 2 पुलिसकर्मी खड़े करने पड़ेंगे, वहाँ 1 कैमरा लगेगा, उस 1 कैमरे से वो वर्षों तक चलता रहेगा। अपने आप लोगों को पता है कि अच्छा, इस जगह में घुस गए, तो बस होगी प्रॉब्लम। तो आप नई-नई चीज़ें करनी है। कार्यान्वयन के तरीके, कार्यान्वयन बेहतर करना है। क्योंकि
आपने स्कीम बना दी, पॉलिसी बना दी, जैसे कचरा प्रबंधन की बात करें, स्कीम बहुत बढ़िया है, पॉलिसी बहुत बढ़िया है कि ठीक है, कचरा अलग-अलग करके डालें, पर उसका कार्यान्वयन बढ़िया नहीं है। लोग अलग-अलग करके डाल ही नहीं रहे। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो नागरिक है, जो सिटीज़न है, जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी को आपको नहीं भूलना। तो प्रश्न यदि आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि नागरिक की जो ज़िम्मेदारी है, उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें। क्योंकि हमें सारा ज़ोर और सारा प्रेशर, सारा उत्तरदायित्व हमें सरकार पर या सरकारी उन पर नहीं डालना। आपको नागरिकों को भी अपना काम करना होगा। उसके बाद नगर नियोजन की समस्या। अब नगर नियोजन की समस्या की वजह से जैसे शहरी बाढ़ की चुनौती आती है, तो जो आप आपदा प्रबंधन में पढ़ते हैं, इस पर प्रश्न भी पूछा जा चुका है पेपर 3 में। तो ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की जो नई-नई चुनौतियाँ आपकी सामने आ रही हैं, शहरी बाढ़ की, उसके अलावा प्रदूषण की भी यदि आप समस्या देखेंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि ठीक है, वो प्रदूषण है, लेकिन अब उस प्रदूषण के कारण जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, वो भी तो हैं। कि जो आपकी फूड चेन में पता नहीं क्या-क्या घुस गया है। फूड चेन में पता नहीं क्या-क्या घुस गया है। साथ ही साथ जैसे मैं वो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चुनौतियाँ हैं, स्वास्थ्य की समस्या है जिसके बारे में शायद पहले किसी चैप्टर में ज़िक्र भी हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि बहुत कम ऐज में अब आपको जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनसे जुड़ा हुआ कैंसर होने लगा है। बच्चों में आपको 20-22 वर्ष की आयु के बच्चों में आपको मिलता है। किस वजह से? प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण से जो समस्या आ रही हैं, वो आपकी आगे बढ़कर स्वास्थ्य की समस्या भी बनेंगी। तो ये सारा पूरा जो है आप उसको लिंक करके दिमाग में बनाएँगे क्योंकि प्रश्न जो है वो अभी तक जो आए हैं, वो पूरे आए हैं, कंप्लीट कि आप चुनौतियाँ बताएँ और उनके समाधान बताएँ। इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, प्रश्न मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो एक आयाम के बारे में नहीं पूछ रहे, वो सभी आयाम के बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि एक आयाम के बारे में पूछना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि आर्थिक आयाम के बारे में पूछना है तो पेपर 3 में पूछेंगे। यदि पर्यावरणीय आयाम के बारे में पूछना है तो पेपर 3 में पूछेंगे। यदि प्रबंधन के बारे में, नियोजन के बारे में पूछना है तो पेपर 2 में पूछेंगे। तो इसलिए जो अभी प्रश्न आए हैं, वो सभी आयामों के बारे में आए हैं, बहुआयामी प्रश्न आए हैं। फिर शहरों में आर्थिक असमानता की समस्या, जिसका उदाहरण दिया कि सबकी अलग-अलग प्रॉब्लम है। असमानता कैसे है कि मलिन बस्तियों की समस्या है एक तरफ लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, एक तरफ लोगों के पास 2 लोग रह रहे हैं बहुत 500 गज, 1000 गज के घर में। तो आर्थिक असमानता। अब आर्थिक असमानता आपके जो कार्य हैं उसमें भी दिखेगी, रहन-सहन में, जीवन शैली में दिखेगी। अब इसको आप कैसे समझे कि जैसे प्रदूषण की समस्या है, शहर में सभी लोग रह रहे हैं, पर ये प्रदूषण की समस्या सभी को अलग-अलग प्रकार से प्रभावित कर रही है। ये जो प्रदूषण की समस्या भी है, वो सभी लोगों को अलग-अलग प्रकार से प्रभावित कर रही है। कैसे? उदाहरण लें कि कोई मज़दूर है, अगर मैं ये कहूँ कि कोई मज़दूर है, उसको प्रदूषण की समस्या ज़्यादा प्रभावित करेगी, एक उद्योगपति की तुलना में। तो क्या ये ठीक होगा? अगर मैं कहूँ कि एक मज़दूर को प्रदूषण की समस्या ज़्यादा प्रभावित करेगी, एक उद्योगपति की तुलना में, तो क्या ये ठीक होगा? जी, बिल्कुल ठीक होगा, बहुत खूब। 1-2 लोगों ने केवल ना कहा है, पर ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि हाँ, सबको अलग-अलग रूप से प्रभावित करेगा। किस लिए? क्योंकि वो मज़दूर है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अब जो अमीर व्यक्ति है, कोई उद्योगपति है, तो वो उनके पास विकल्प है कहीं पर भी अपना घर बनाए। घर में एसी है, एयर प्यूरीफायर लगा है, फिर गाड़ी में एसी है, बंद में आराम से आएँगे, प्रदूषण प्रभावित नहीं कर रहा, फिर अपने ऑफ़िस में पहुँचे, दफ़्तर में एयर प्यूरीफायर, एसी सब लगा है, प्रभावित नहीं कर रहा, फिर वापस चले जाएँगे। शहर से बाहर घर बना लेंगे, है ना? आजकल नया ट्रेंड है कि शहर से बाहर जाकर जो जिनके पास भी विकल्प है, जिनके पास भी पैसा है, शहर से बाहर जाकर अब घर बनाते हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास संसाधन है, वो आराम से ट्रैवल करके अपने काम के लिए आ सकते हैं। तो दिल्ली में क्यों रहना जब दिल्ली से 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर आप आसानी से साफ-सुथरी जगह में बड़ा घर लेकर भी रह सकते हैं। ये दिल्ली में जितने में छोटा घर आएगा, बाहर के क्षेत्र में बड़ा घर आ जाएगा। तो साफ-सुथरे पर्यावरण में आप रह रहे हैं। वहीं आप एक मज़दूर को देखिए, एक रिक्शा चलाने वाले को देखें, उसी प्रदूषण में पूरे दिन उनको रिक्शा चलानी है। जल का प्रदूषण हुआ है, सबके पास प्यूरीफायर्स हैं, बढ़िया पानी साफ-सुथरा फ़िल्टर होके आएगा, पर उनको वही पानी पीना है। क्या आपको लगता है कि कोई
रिक्शा चला रहे हैं या कोई मलिन बस्तियों में रह रहे हैं कि वहाँ पर वाटर प्यूरीफायर लगे हैं, नहीं लगे वहाँ पर वाटर प्यूरीफायर। वही जो नल में पानी आता है, आपने देखा है ना कि शहरों में जो आप पानी की समस्या कह रहे थे, जैसे दिल्ली में बहुत ही गंदा पानी आएगा बीच में कभी। जो दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा। मुझे भी उतना नहीं पता क्योंकि दिल्ली में नहीं रहता, केवल आते-जाते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में पानी साफ-सुथरा नहीं आता। अब वही पानी यदि मान लीजिए जिससे आपका नहाने का मन नहीं कर रहा, वही पानी आपको पीना हो, तो ये जो जल प्रदूषण है वो आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कि नहीं? तो आप देखें कि ये जो आर्थिक असमानता है, इसके कारण सभी पर, सभी वर्गों पर प्रभाव अलग-अलग प्रकार से पड़ेगा। और वही बिल्कुल ठीक बात है, जो उद्योगपति हैं, वो इस प्रदूषण में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका। अब कोई मज़दूर है, वो पैदल जा रहा है या बस में लटक के जा रहा है, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट आपको पता है बहुत कम है। पर कोई उद्योगपति है, एक तो अपने उद्योग से वो प्रदूषण कर रहे हैं, फिर अपने जो व्हीकल हैं, जो भी गाड़ी जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उससे प्रदूषित कर रहे हैं। फिर आप देखें कि वो वेस्टेज ज़्यादा करते हैं, वेस्ट जनरेशन ज़्यादा करते हैं, उससे प्रदूषित कर रहे हैं। तो प्रदूषण में आपको पता है ना यही विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में जो मुद्दा है, वो यही है कि कौन ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है। तो आप देखिए कि अगर एक उद्योगपति है, तो वो ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है वातावरण को। उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत अधिक है, अत्यधिक है, एक गरीब व्यक्ति की तुलना में। तो 10 गरीब व्यक्ति जितना उनका कार्बन फुटप्रिंट होगा या जितना प्रदूषण वो करेंगे, उससे अधिक एक व्यक्ति कर देगा। रोज़ कपड़े बदलना अलग-अलग क्योंकि हर चीज़ का एक कॉस्ट है, हर चीज़ का पर्यावरण पर प्रभाव है। कितने आप संसाधन यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़र्क है। तो जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इसकी वजह से मार-काट हो जाएगी, नहीं। अभी भी आप देखें, तो संघर्ष कभी-कभी आपको दिखता है, लेकिन अभी भी आप देखें, तो बहुत अधिक आपकी आर्थिक असमानताएँ हैं। और अगर आपने हो सकता है कि आप ऐसे परिवार से आते हो कि आपने ये सब चुनौतियाँ नहीं देखी, ये सब समस्याएँ नहीं देखी, तो आप किसी भी शहर में जाएँ, वहाँ पर जाकर किसी भी एक स्लम एरिया में किसी भी एक मलिन बस्ती में अ, आधा घंटा आप घूम कर आ जाएँ, 1-2 लोगों से बात करके आ जाएँ, आपको चुनौतियाँ समझ में आ जाएँगी, ये क्या चुनौतियाँ हैं। अब वहीं आप देखें कि समता का मुद्दा क्या है और ये असमानता का और समता का मुद्दा क्या है। कभी किसी कोई एक फ़िल्मी कलाकार हैं, बड़े फ़िल्मी कलाकार हैं, जो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, उनके घर, ऑफ़िस कुछ तोड़ रहे हैं क्योंकि वो अवैध है, तो 24 घंटे वो न्यूज़ में चलेगा। सारी दुनिया उसके ऊपर वोट कर रही है, अपने आपने भी ट्वीट लिख दी होगी उसके ऊपर कि ऐसे है, वैसे है, कोई भी एक पक्ष लेकर। फिर आप देखते हैं कि 2-3 महीने पहले मलिन बस्तियों को और ना केवल मलिन बस्तियों को, बल्कि बहुत सारी अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ को तोड़ दिया। जिसमें हज़ारों लोग रहते होंगे, हज़ारों लोग। उनके व्यवसाय गए, उनके घर गए, 25 साल से आप एक घर में रह रहे थे, उसको एक दिन आकर आपने नोटिस लगा के आधा घंटे पहले और तोड़ दिया। पर वहाँ पर क्या आपने बात की? क्या आपको पता भी है? नहीं पता। क्यों पता होगा? है ना? क्योंकि वो मीडिया तो दिखा नहीं रहा, न्यूज़ में तो वो आ नहीं रहा। संवेदनशील हमारी जनता इतनी है नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें क्योंकि हम बात करते हैं ना भारतीय होने की कि हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं इत्यादि तो लिखते हैं आमतौर पर सब लोग लिखते हैं, सब लोग बोलते हैं, सब लोग मानते हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति की विभिन्न विशेषताएँ हैं, जो हमारी मूल्य प्रणाली है, उससे हम कोसों दूर हैं, उससे हम बहुत दूर हैं। जो हमारी सहिष्णुता का भाव था, संवेदनशीलता थी लोगों में, क्या अब वो आप में रही है? अब अगर हम सही संवेदनशीलता की भी बात करते हैं, तो वो भी हमारे वर्ग विशेष तक सीमित है, वो भी हमारी जाति, वो भी हमारे धर्म विशेष तक सीमित है। तो अगर आपकी संवेदनशीलता ऐसे ही अपने परिवार इत्यादि तक सीमित है, तो उसको संवेदनशीलता नहीं कहते। क्योंकि समाज को लेकर जो संवेदनशीलता है, वो अलग चीज़ है। तो जब भी आपको मन में भावना आए कि हम भारतीय हैं, हम भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि किस स्तर तक आप भारतीय हैं, जो भारत के मूल्य हैं, जो भारतीय होने की परिभाषा है, क्या उसमें आप सटीक रूप से फिट बैठ रहे हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए उसके बाद सार्वजनिक जो संसाधन है, उन पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव पड़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो संसाधन कम होंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हो पाएँगे, सबके लिए स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाएगा, सभी के लिए आवास योग्य घर नहीं बन पाएँगे, सभी के लिए रोज़गार नहीं मिल पाएगा। उसी के साथ-साथ यातायात प्रबंधन से जुड़ी समस्या, अनियोजित विकास, जिसको बोलते हैं ना कि एक क्षेत्र है, वहाँ पर जैसे किसी भी शहर में आप जाएँगे,
4-4 5-5 मंजिल के एक साथ घर बना दिए। गली ऐसी है कि उसमें 2 मोटरसाइकिल भी एक साथ नहीं जा सकती। साथ ही साथ अगर ओवरऑल शहर को भी देखें, जैसे अब चंडीगढ़ शहर का उदाहरण लें, तो अगर नियोजन का उदाहरण लेना है, बढ़िया नियोजन का बढ़िया नियोजन का, तो आप चंडीगढ़ का उदाहरण लें। आप देखें कि जो उनने अपने इंडस्ट्रियल एरिया और जो आपका सेवा क्षेत्र विकसित किया है, वो ये शहर है। शहर में सब कुछ है, आपके बाज़ार हैं, स्कूल हैं, सब कुछ है। शहर को अगर देखेंगे आप गूगल मैप्स में भी ज़ूम आउट करके देखेंगे, तो ऐसा कुछ दिखेगा कि प्रॉपर पैरेलल रोड्स हैं। अब रोड में भी आप देखेंगे, तो पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए, फिर मोटरसाइकिल वालों के लिए सड़क पे लाइन बना रखी है, फिर गाड़ी के लिए। तो प्रॉपर सबके लिए रास्ता बना हुआ है। चारों तरफ पेड़, 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 पेड़ हैं, पूरे रास्ते में पेड़ हैं। तो प्रॉपर नियोजन है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो शहर से बाहर अलग-अलग बना रखे हैं। वहीं पर उनके टेक पार्क बना रखे हैं। ताकि शहर में प्रदूषण ना हो उस प्रकार से। उसके बाद शहर के जो नियम हैं, अब जैसे अब आप नियम सोच कर देखें कि अभी नियम ये है कि साल का एक कोटा बना दिया है कि इससे ज़्यादा आपके व्हीकल है वो रजिस्टर नहीं हो सकते 1 वर्ष में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप अमीर हैं, गरीब हैं, क्या है? कि भई 11,000 ही या 15,000 ही व्हीकल आपके इस वर्ष में रजिस्टर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक बढ़ गया है चंडीगढ़ में। हालाँकि आप देखिए जनसंख्या घनत्व के मामले में तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वहीं पर है। तो आप देखें कि उसके साथ-साथ आपके व्हीकल भी बढ़ रहे हैं। व्हीकल भी जो आपके ट्रैफिक है, उसकी समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण। तो उन्होंने कह दिया कि साल का ये कोटा है, इसके बाद व्हीकल आपका रजिस्टर नहीं होगा। तो ठीक सिस्टम है, ठीक प्रणाली है कि आप पहले आएँ, आपने अगर कराना था रजिस्टर तो करा लिया, अब नहीं करा सकते इस साल में, अब अगले साल आपका नंबर आएगा। जिससे कि प्रदूषण नियंत्रण में रहे। जिससे जो आपका ट्रैफिक है उसका बेहतर प्रबंधन हो। हाँ, हर फैसले के कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। क्योंकि आप कहने के लिए कह सकते हैं कि यदि आप देखें कि अब ई-व्हीकल की राह बनाने के लिए कि ज़्यादातर लोग ई-व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हों, तो धीरे-धीरे सरकार उसको प्रमोट कर रही है। साथ ही साथ आपने देखा कि डीज़ल पर बैन लगा दिया। अब आपने पढ़ा होगा अब आपने पढ़ा होगा कि डीज़ल की गाड़ी भई 10 साल चलेगी, दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसके बाद नहीं चल सकती। अब उससे क्या होगा कि 10 साल के बाद उस गाड़ी को आप स्क्रैप करेंगे और आप नई गाड़ी लाएँगे। अब आपके काफ़ी आर्टिकल आए हैं इसको लेकर इस डिस्कशन को लेकर कि आप एक नई ई-व्हीकल बनाते हैं, आप एक नई ईवी की गाड़ी बनाते हैं और फिर आप उसको सड़क पर लेकर आते हैं, तो उसका जो कार्बन फुटप्रिंट होगा वो इस डीज़ल गाड़ी को अगर आप और 5 साल चलने देते, उससे ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि 5 साल और ये डीज़ल गाड़ी चलती, तो इससे कम प्रदूषण होता, जितना कि आपने कि ई-व्हीकल बनाने में कर दिया। क्यों? क्योंकि ई-व्हीकल बनना है तो आपकी बैटरी भी बनेगी, गाड़ी के बहुत सारे कंपोनेंट भी बनेंगे, है ना? फ्यूचर में प्रदूषण कम हो, फ्यूचर में आपके जो संसाधन है उस पर ज़ोर कम पड़े, पर अभी प्रेज़ेंट में आप देखें तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, क्योंकि आप इस डीज़ल व्हीकल को और 5 साल चलने देते। आपको इसको स्क्रैप करने की, आपको इसको खत्म करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उससे कम प्रदूषण होता एक नई ईवी बनाकर सड़क पर चलाने की तुलना में। जी, बिल्कुल ठीक है, बाद में ई-वेस्ट की प्रॉब्लम आएगी। आपको बुक मैंने बताया एनसीईआरटी ऑनलाइन उपलब्ध है। बुक की कहाँ प्रॉब्लम आ गई? आपकी क्लासेस हैं पीपीटी है, एनसीईआरटी है, वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक। उसके अलावा आगे बढ़ते हुए आपकी आर्थिक चुनौतियाँ, तो आपने देखा कि जो प्रॉब्लम है, उसी के साथ-साथ आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और आगे मैंने क्या किया आपको पीपीटी में मैं दिखा देता हूँ कि जो सुझाव है, उसमें इनको हमने 5 अलग-अलग बिंदुओं में बाँट दिया है और उसके लिए आपको सुझाव दे दिए गए हैं। तो सुझाव जो है वो आप पढ़ लेंगे कि चाहे वित्त पोषण से जुड़े हुए हों, शहरों की क्षमता निर्माण से जुड़े हुए हों, नवाचार यानी इनोवेशन से जुड़े हुए हों, तो आपको आगे एक साथ ये सारे सुझाव मिल जाएँगे। तो हम प्रॉब्लम है उसी के साथ सुझाव देखते हुए चल रहे हैं। चलिए, फिर आर्थिक चुनौतियाँ, सभी के लिए आवास के स्थान नहीं है, बता दिया, पेयजल, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती, फिर आर्थिक अपराध में वृद्धि होगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ गया, सबके पास रोज़गार नहीं है,
तो चेन स्नैचिंग जैसी, अपहरण जैसी, फिरौती मांगना, चोरी चकारी, इस प्रकार की समस्याएं बढ़ेंगी। अब ध्यान रखेंगे, जब आप अपराध की बात कर रहे हैं तो केवल अपराध ना लिखें, आर्थिक अपराध लिखें, आर्थिक अपराध लिखें, क्योंकि अपराध और गरीबी के बीच में यदि आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपको कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखता। अगर केवल अपराध, सामान्य अपराध या फिर कोई भी जो आपके घिनौने अपराध हैं, उनके साथ आप गरीबी को जोड़कर देखते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा बढ़िया कोई आपको सीधा स्पष्ट संबंध नहीं दिखता। तो इसलिए आर्थिक अपराध लिखें कि आर्थिक अपराध में वृद्धि हो रही है, क्योंकि गरीबी ज़्यादा होगी, लोगों के पास रोज़गार नहीं, तो आर्थिक अपराधों में वृद्धि होगी। उसके बाद आधारभूत संरचना पर जनसंख्या का बोझ, जो हमने अभी बताया कि आप वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बीमारियां ज्यादा फैलेंगी, महामारी ज्यादा फैलेंगी। फिर आपने मलिन बस्तियों का उदाहरण लिया, उससे साथ साथ क्या होगा, जो शहर के अमीर लोग हैं उनका पलायन होगा, जो हमने बताया कि शहर के बाहर जाकर रहेंगे। निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहां पर आर्थिक अपराध ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, आपके पास अवसंरचना पर्याप्त नहीं है, तो कोई वहां पर क्यों निवेश करना चाहेगा। तो फिर दूसरे क्षेत्रों की ओर अब आप देखते हैं कि दिल्ली को यदि आप देखें तो ठीक है, उसकी व्यवस्था अपने आप चल रही है, जो पहले से बनी व्यवस्था है वो चल रही है। पर निवेश के मामले में यदि आप देखेंगे तो आपके जो नोएडा और गुड़गांव के क्षेत्र हैं, वहां पर ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर बेहतर आपकी अवसंरचना उपलब्ध है। फिर अब ये जो निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इससे औद्योगिकरण बाधित होगा। औद्योगिकरण नहीं हो पाएगा। अब औद्योगिकरण नहीं हो रहा, सेवा क्षेत्र का विस्तार नहीं हो रहा, इस निवेश ना आने के कारण, तो उससे आपकी गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो क्या है, गरीबी का जो दुष्चक्र है उस शहर का, उस क्षेत्र का, वो भी बना रहेगा। गरीबी से जनसंख्या और ज्यादा होगी, क्योंकि हमने कहा था ना, गरीबी और जनसंख्या आपस में संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। गरीबी होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी तो गरीबी और बढ़ेगी, तो दुष्चक्र बना रहेगा। तो ये क्या है, आपकी आर्थिक चुनौतियां। इसके साथ जोड़कर हमने समता के मुद्दे की बात की, कि जो शहर है उसका सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हमने प्रदूषण का उदाहरण लिया, उसी के साथ साथ जैसे हमने चंडीगढ़ में तो कह दिया कि हर जगह आपके फुटपाथ बने हैं, जो पदयात्री हैं उनके लिए, साइकिल के लिए रास्ते बने हैं। पर आप शहरों में देखें, सड़कें तो हैं, पर क्या हर सड़क पर फुटपाथ है? उसी के साथ साथ हम कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो तो बाहर चले गए, पर जो गरीब लोग हैं वो तो वहीं उस प्रदूषित क्षेत्र में फंसे हुए हैं। तो ये जो समता का मुद्दा है, आप देख सकते हैं कि शहर सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। जो शहरों में आपके अच्छे एरियाज हैं, साफ सुथरे एरिया हैं, वहां पर आपको बिजली भी रहेगी, वहां पर आपकी प्रॉपर रोड प्लानिंग भी है, वहां पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। पर फिर आप जाएं किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, फिर वहां की स्थिति देखिए, ना सड़कें हैं वहां पर, बिजली भी समय पर नहीं आ रही, पेयजल भी साफ वहां पर नहीं आ रहा। तो ये क्या है, समता से जुड़ा हुआ मुद्दा। ये केवल आपको ये बताने के लिए, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि ऐसा नहीं है कि शहरीकरण के जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, उसका सभी पर एक समान प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, सभी पर अलग-अलग प्रभाव पड़ रहा है। ब्रेक, हम लोग ये जो टॉपिक है इसको तो खत्म करें। आप सोच के देखिए, ये टॉपिक बीच में छोड़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको वापस पृष्ठभूमि देनी पड़ेगी। तो ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे। स्नैचिंग क्या है? चेन स्नैचिंग आजकल देखा है ना, कि आप फ़ोन पर लेकर कोई जा रहा है, तो उसको छीन कर भाग गए। चेन आपकी गोल्ड इत्यादि को छीन कर भाग गए। चेन स्नैचिंग जैसी प्रॉब्लम, तो आर्थिक अपराध। नहीं, ब्रेक नहीं होगा। मैंने आप लोगों को झूठ बोला था कि ये जो सेशन है आपके लंबे, उसमें हम ब्रेक देंगे, लेकिन नहीं, हम ब्रेक देंगे ही नहीं। मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है और मैं 6-7 घंटे, 8 घंटे लगातार बोलता रहूँगा। ये कोई ब्रेक नहीं होगा। अभी बता रहा हूँ ब्रेक के लिए कि ये टॉपिक खत्म करके ब्रेक लेंगे हम। ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं, मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ कि सारे पॉइंट पीपीटी में है। ये करके ब्रेक ले लेंगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट था आधारभूत संरचना पर जनसंख्या का बोझ। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आवास चाहिए, उन सभी पर बोझ बढ़ रहा है। ठीक है? तो सभी पर बोझ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी नई-नई समस्या आ रही है। तो जो मान लीजिए आपकी आवास है, उस पर बोझ बढ़ रहा है, सभी के लिए तो घर नहीं दे सकते, उससे क्या होगा, जो मलिन बस्ती हैं, स्लम्स हैं, उनका विस्तार होगा। अभी जो मलिन बस्ती हैं, आपको पता है वहाँ पर प्रॉपर निकास की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, तो गंदगी ज़्यादा होगी, बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी। वहाँ पर कोई
आप देखें तो अगर बीमार रहेंगे तो आपकी शिक्षा का स्तर आप सोच सकते हैं। सभी के पास वहाँ पर संसाधन नहीं है शिक्षा प्राप्त करने के। अब आप सोच कर देखिए कि शहरों में इतनी भीड़ हो गई है, स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलता। मलिन बस्तियों में तो आप भूल जाइए, बल्कि आप अदरवाइज़ भी आप देखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि सभी लोग